हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। और मूल विधि में आज हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, या इसी को क्या कहते थे? घरेलू हिंसा अधिनियम। क्या कहते थे? घरेलू हिंसा अधिनियम कहते थे 2005। ठीक है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। आज इसको क्या करना है? समाप्त करना है। ठीक है, आज इसको हम समाप्त कर देंगे। काफी क्लासें हो गई, इसको बहुत पढ़ लिया। चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये फिर लटक जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं? बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बढ़िया आराम से हम समझते हुए चलते। चलिए, हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? हम मुआवजा वगैरह दिलवा चुके थे, उसको मुआवजा बोल दिए। वो उसको जो नुकसान था तो उसकी भरपाई करवा चुके थे। जो धनी अनुतोष था वहां तक हम पहुंच चुके थे। इसके बाद हमको पढ़ना था आगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब उसका अभिरक्षा फिर से देखते हैं। धारा, यदि जैसे उसके कोई बच्चा है तो उसको क्या होगा? वो किसके साथ रहेगा? जैसे अब दो पति पत्नी है तो बच्चा वगैरह की अभिरक्षा किसके उसमें रहेगी? तो वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो धारा 21, धारा 21, धारा 21 में क्या है? अभिरक्षा आदेश। ये क्या है? ये है अभिरक्षा आदेश। अभिरक्षा आदेश क्या है? अभिरक्षा आदेश। अभिरक्षा आदेश में क्या है कि जैसे मान लो अब दो पति पत्नी है, उनमें से क्या हो गया? घरेलू हिंसा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, अब कोर्ट में गया, फैसला हुआ, वो अलग हो गए। कोर्ट ने वो दे दिया, क्या कर दिया? आदेश दे दिया कि वो जो पति है उसको अलग रहने के लिए, जो पत्नी है उसको अलग रहने के लिए। अब लेकिन जो बच्चा है, जो उनकी संतान है, तो वो किनके साथ रहेंगे? तो उनके लिए उनका उनका अभिरक्षक कौन होगा? उनका रक्षण पोषण कौन करेगा? किसके साथ में वो रहेंगे? तो उसी के बारे में, उन्हीं के अभिरक्षा के बारे में बात की जा रही है कि यदि जो बच्चा है, जो उनकी संतान है, तो उसकी जो अस्थायी रूप से किसको? जो व्यथित व्यक्ति है, अर्थात उसकी जो माँ है, क्या है? जो उनकी माँ है, उनको सौंपा जा सकता है। स्थायी रूप से नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन उनकी देखरेख करने के लिए क्या अस्थायी रूप से सौंपा जा सकता है। क्या किया जाए? अस्थायी रूप से सौंपा जा सकता है। और जो उनका जो व्यथित जो क्या है, प्रत्यर्थी व्यक्ति है, उसको क्या किया जा सकता है? उससे अलग कर दिया जा सकता है उन बच्चों को। और यदि क्या होता है, इसमें एक चीज और हो सकती है कि यदि क्या है, प्रत्यर्थी व्यक्ति को से क्या है, यदि कोर्ट को लगता है, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको लगता है, उनको जानकारी मिलती है कि यदि जो उनके पिता है, या जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है, या जो भी व्यक्ति है, पिता भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो प्रत्यर्थी व्यक्ति है वो क्या करता है? उसके बच्चों से मिलने से, क्या उनके बच्चों से मिलने से उनको क्या हो सकता है? हानि पहुंच सकती है। क्या हो सकता है? वो बच्चों को मार पीट भी सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है, शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित कर सकता है। तो क्या कर सकता है कोर्ट? जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको क्या कर सकते हैं? ये भी आदेश दे सकते हैं कि जो उनका जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है उसको क्या बच्चों से ना मिलने दिया जाए। क्या बच्चों से बिल्कुल भी ना मिलने दिया जाए जब तक ये चीजें ना हो जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज हो सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि अभिरक्षा आदेश। इसमें देखते हैं कि लिखते हैं कि मजिस्ट्रेट बच्चों की मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट बच्चों की अभिरक्षा, या बच्चों की मजिस्ट्रेट बच्चों की या बच्चों की क्या अभिरक्षा, क्या कह सकते हैं? बच्चों की अभिरक्षा। मजिस्ट्रेट बच्चों की अभिरक्षा कैसे? अस्थायी रूप से। कैसे? अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से किसे दे सकता है? अस्थायी रूप से किसको? अस्थायी रूप से किसको? व्यथित व्यक्ति को। किसको? व्यथित व्यक्ति को दे सकता है। व्यथित व्यक्ति को दे सकता है। किसको दे सकता है? अस्थायी रूप से किसको? व्यथित व्यक्ति को दे सकता है। और यदि क्या है, मजिस्ट्रेट को लगता है, किसको? मजिस्ट्रेट को यदि लगता है कि जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है उसकी कोई भी भेंट, या उसको कुछ प्रत्यर्थी व्यक्तियों से मिलने आता है, या उसको कुछ देता है, या कुछ भी चीज है, वो क्या है, उनकी जो संतान है उनके लिए क्या हानिकारक होती है, तो उस व्यक्ति को, प्रत्यर्थी व्यक्ति को क्या है, बिल्कुल रोक दिया जाएगा। तो क्या है, प्रत्यर्थी व्यक्ति को
प्रत्यर्थी को क्या किया जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है, बच्चों से मिलना बिल्कुल रोका जा सकता है, उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि बिल्कुल रोका जा सकता है, वह बच्चों से नहीं मिल सकता। ये कब होगा, जब किसको, मजिस्ट्रेट को लग रहा होगा कि या जो प्रत्यर्थी जो व्यथित व्यक्ति है वो बताएगा कि जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है वो यदि बच्चों से मिलता है तो बच्चों को क्या हानि पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो ये चीजें हो सकती है। चलिए इतनी चीज नोट कर सकते हैं, देखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब है प्रतिकर। अब क्या है, अब नेक्स्ट धारा में प्रतिकर देगा। प्रतिकर कौन देगा, तो प्रतिकर भी क्या देगा, कौन देगा, वो भी देगा कौन, जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है वो भी क्या, वही क्या प्रतिकर भी देगा, मजिस्ट्रेट आदेश देगा। जो हर्जाना होगा वो क्या करेगा, प्रत्यर्थी भरेगा। तो धारा कौन सी, धारा 22। धारा 22 में क्या है, प्रतिकर आदेश। क्या, प्रतिकर आदेश क्या है, प्रतिकर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम हर्जाना भी कह सकते हैं। क्या हर्जाना, इसी को क्या कह सकते हैं, हर्जाना भी हम कह सकते हैं। तो हर्जाना कौन देगा, तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट आदेश करेगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आदेश देगा। मजिस्ट्रेट आदेश देगा, क्या करेगा, मजिस्ट्रेट आदेश देगा। किसके लिए, हर्जाने के लिए, हर्जाने या इसी प्रतिकर के लिए, लिखो प्रतिकर के लिए, प्रतिकर के लिए किसको, जो होगा किसको देगा, वो देगा प्रत्यर्थी को। किसको, प्रत्यर्थी को देगा। किसको देगा, प्रत्यर्थी जो व्यक्ति होगा उसको देगा। अब वो क्या करेगा, वो क्यों देगा, इसके लिए वो इसलिए देगा क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, जो उसको उनकी जो मानसिक टेंशन, जो मानसिक यातना की गई है, या जो भावनात्मक यातना है, या और भी जो नुकसान है, उसके लिए वो क्या करेगा, तो उसके लिए देगा मानसिक यातना के लिए। किसी मानसिक, जो उसने कब यातना पहुंचाई है, जब वो घरेलू हिंसा हो रही थी तब। मानसिक यातना के लिए, और काय के लिए दे सकता है, भावनात्मक यातना, या क्या कर सकता, अन्य के लिए भी वो क्या होगा, प्रतिकर होगा। क्या होगा, प्रतिकर होगा। तो इतनी चीजें देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट धारा 23 की ओर चलते हैं कि यदि क्या हो जाता है, कभी क्या होता है कि एक दोनों पक्षों के बिना भी क्या किया जा सकता है, क्या फैसला लिया जा सकता है। क्या दोनों पक्षों को के उपस्थित होने, एक पक्ष उपस्थित हो तब भी क्या फैसला लिया जा सकता है। तो हाँ, इसमें दिया गया है कि काम चलाने के लिए किया जा सकता है। कैसे, अगर कोई कंडीशन बन रही है कि जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है, किसी को कोर्ट को पता चलता है कि वो क्या करता है, वो ये ऐसा कार्य कर सकता है, उसको पहले से अगर पता चल जाता है कि ऐसे कार्य कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट अपने विचार स्वविवेक पर क्या कर सकता है, फैसला ले सकता है, सिर्फ काम चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं धारा, इसमें व्यवस्था है धारा 23। किसमें, धारा 23 में। किसमें, धारा 23 में। धारा 23 क्या कहती है कि अंतिम और एक पक्षी, अंतिम और कैसा, एक पक्षी आदेश देने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति क्या है, हाँ बिल्कुल है। तो कहेंगे बिल्कुल है। किसके लिए, काम चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, काम चलाने के लिए। कैसे कि जैसे मान लो कि कोई का व्यक्ति है, इसको मजिस्ट्रेट को पहले पता चल जाता है कि ये क्या कर सकता है, घर में क्या कर सकता है, घरेलू हिंसा कर सकता है, किसी को मार पीट सकता है। तो ये जो कोर्ट इसको पहले से ही आदेश दे देगा कि यदि व्यक्ति आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसी चीज होगी। तो ये क्या एक पक्षी फैसला हो जाएगा, इसकी उपस्थिति के बिना भी क्या किया जा सकता है, फैसला लिया जा सकता है। तो क्या, काम चलाने के लिए,
काम चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक पक्षी फैसला लिया जा सकता है। दूसरे पक्ष के बिना क्या किया जा सकता, दूसरे पक्ष के बिना मजिस्ट्रेट फैसला ले लेगा। क्या, मजिस्ट्रेट फैसला दे देगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब इम्पोर्टेंट जो धारा है वो उसको हम देखते हैं। अब जो हमारी धारा आने वाली वो इम्पोर्टेंट धारा है। क्या, वो हमारी इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 27 अधिकारता। इसके में क्या क्या अधिकारता है, कहाँ कहाँ तक ये क्या होगा, लागू होगा। जो एक्ट है इसमें कहाँ कहाँ तक एक लागू हो सकता है। इसमें इसकी जो अधिकार क्षेत्र है, इसके अधिकार क्षेत्र बताए गए इस एक्ट के, इसको सुनवाई कहाँ होगी, ये सब चीजें। तो अब ये चीजें इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं धारा 27। धारा 27 में क्या है, अधिकारता। क्या है, अधिकारिता क्या है, अधिकारिता। ठीक है, अधिकारिता में क्या अधिकारिता, इसमें देखते हैं कि यह कहाँ तक इसके अधिकार हैं। क्या कह सकते हैं, इसके कहाँ तक अधिकार हैं, कहाँ तक अधिकार हैं, मतलब कहाँ तक ये लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी पहले देखें सुनवाई इसमें कौन करेगा, इसकी सुनवाई कौन करेगा। तो सुनवाई कौन करेगा, तो कौन होगा, जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। क्या है, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा। कौन करेगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हमको क्या बोलते हैं, CMFC बोलते हैं शॉर्ट में। क्या, सॉरी, JMFC, CM बोलते हैं, JMFC क्या बोलते हैं, JMFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और अगर कहाँ महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट होगा। क्या, महानगर तो कौन होगा, महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर जी मैं पहले बता चुका, मजिस्ट्रेट इनके बारे में बढ़िया से सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी जो अधिकारता है या आदेश कहाँ तक लागू होंगे। इस अधिनियम के आदेश कहाँ तक लागू होंगे। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहली धारा में ही हमने पढ़ लिया था। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है, तो क्या कहेंगे, पूरे भारत में। कहाँ, पूरे भारत में क्या होगा, इसका अधिकार पूरे भारत में ये क्या होगा, लागू होगा। क्या होगा, पूरे भारत में ये अधिनियम लागू होगा। इसमें जो भी होगा अपराध तो पूरे भारत में ये लागू होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। इतने चीज नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं 2-4 धाराओं को और देखते हैं और इस अध्याय को क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। चलिए धारा, अब हम देखते हैं कि हम जैसे ये चीज हम अब हो गई, अब इतनी चीज हमने कर ली, सब कुछ कर लिया, केस हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें ये पता, तो अभी ये चीज नहीं पता चली कि हम जो FIR है या जो हम अपील है वो कहाँ पर करेंगे। क्या अभी तक बताया मैंने, नहीं बताया ना। अभी तक ये चीज नहीं पता चली कि हमने पूरा फैसला भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, उसको सब कुछ दिलवा दिया, लेकिन ये नहीं पता चला कि हम किसके पास जाकर ये रिपोर्ट लिखवाएंगे। घरेलू हिंसा रिपोर्ट हम किसके पास लिखवाएंगे, पुलिस में लिखवाएंगे, थाने में लिखवाएंगे या कहाँ लिखवाएंगे। तो चलिए इसी को अब बताइए, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो धारा 29 बात करती है किसके बारे में, अपील के बारे में, या उसी रिपोर्ट में अपील किसके बारे में, अपील के बारे में। तो पहली बात हम करेंगे कि अपील कहाँ करेंगे, हम कहाँ जाकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं। अपील कहाँ करेंगे कि यहाँ पर घरेलू हिंसा हो रही है, कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या है, या तो सेशन न्यायालय, हम कहाँ पर कर सकते हैं, सेशन न्यायालय, या इसी को क्या बोलते हैं, सत्र न्यायालय,
सत्र न्यायालय, या कहाँ, जिला न्यायालय में। कहाँ, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में हम जाकर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब जो अपील है वो कितने दिनों तक हम कर सकते हैं, जैसे आज घटना घट गई, आज घरेलू हिंसा हुई, अब हम कितने दिनों तक उसको, कितने दिनों बाद तक हम कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो कितने दिनों तक, तो कितने दिनों तक, 30 दिनों के अंदर उसको रिपोर्ट करनी होगी। 30 दिनों के अंदर तक हम अपील कर सकते हैं। कितने दिनों तक, तो कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं, तो इसमें लिखिए कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, दिनों के अंदर कर सकते हैं हम अपील। तो कितने, 30 दिनों के अंदर, कितने, 30 दिनों के अंदर, 30 घटना होने के क्या, 30 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं हम, अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। तो इतनी चीज आपको इसमें, अपील में आपको पता चल गई, हम कहाँ कर सकते हैं। यही चीज छोटी थी, कितने दिनों के अंदर, तो ये इसमें आ गई। ठीक है, अब बाकी चीज हमें पता है सब चीजें। अब हम देखते हैं आगे कि यदि क्या है, अब जो होंगे, अब उनके बारे में कुछ है, तो उनके बारे में देखते हैं। अब ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया, अध्याय 4 हमने पढ़ लिया। अब अध्याय 5 को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 अलग है, तो चलिए अध्याय 5 को देखते हैं। अध्याय 5, अध्याय 5 में धारा देखते हैं, धारा 30। धारा 30, धारा 30 में क्या कहा गया है, धारा 30 में कहा गया है कि जो लोक सेवक कौन 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 इसमें लोक सेवक माने जाएंगे। लोक सेवक के बारे में बताया गया है कि किनको लोक सेवक माना जाएगा। तो जो जो क्या होते हैं, संरक्षण अधिकारी, अभी तक पढ़ते हैं, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी हो गया, या सेवा प्रदाता, सेवा या सेवा प्रदाता, जो सेवा प्रदाता कंपनी होती हैं, सेवा प्रदाता के सदस्य, या के सदस्यों को क्या कर सकते, के सदस्यों को क्या माना जाएगा, के सदस्यों को लोक सेवक, या के सदस्यों का लोक सेवक होना, के सदस्यों का लोक सेवक होना, ये बताया गया। तो जो संरक्षण अधिकारी होते हैं, इसके जो सदस्य होंगे, जो सेवा प्रदाता जो कंपनियां होती हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, ठीक है, इनके जो सदस्य होंगे उनको क्या माना जाएगा, उनको लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, इसमें लोक सेवक के अंतर्गत इनको भी रखा जाएगा, ये क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। ठीक, इतनी चीज ही समझ में। ठीक है, अब क्या करता है, यदि जो प्रत्यार्थी व्यक्ति, इसमें समझ लेते हैं कि यदि जो प्रत्यार्थी व्यक्ति, धारा 31 कि जो प्रत्यार्थी व्यक्ति है, वो जो आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, यदि उसको पालन नहीं करता है, क्या करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो फिर क्या है, फिर उसके लिए क्या होगा, दंड। मान लो अब उसने मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर, आदेश दे दिया, फिर भी उसका पालन नहीं करता तो क्या होगा, फिर अगर पालन नहीं करता तो फिर उसको क्या होगा, कैद होगी, जेल होगी, कारावास होगा। तो कितना कारावास होगा, तो कारावास होगा 1 साल का। कितना होगा, 1 साल का कारावास होगा, या क्या होगा, 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। क्या होगा, 20,000 का जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित धारा है। तो देखते हैं धारा 31 क्या कहती है कि प्रत्यार्थी यदि आदेश नहीं मानता, क्या प्रत्यार्थी यदि क्या करता, आदेश नहीं मानता तो क्या होगा, तो दंड क्या होगा, तो दंड, तो जो कारावास है, क्या होगा, कारावास, या क्या होगा, जेल, सॉरी, जुर्माना, क्या होगा, जुर्माना। कारावास कितना, 1 वर्ष का, जुर्माना कितना, 20,000 रुपए का, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आप देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तब तक मैं इसमें थोड़ा स्याही डाल लेता हूं। तो क्या हो सकता है,
उसको दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए अब हाँ आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो अपराध होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, अपराध किस प्रकृति के हैं, धारा किसने बताया गया, तो अध्ययन। तो अध्ययन कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। तो इसके अंतर्गत जो अपराध आएंगे वो कैसे आएंगे, संज्ञेय में आएंगे। तो बिल्कुल कहेंगे भैया संज्ञेय में होंगे और गैर जमानती होंगे। तो धारा 32, धारा 32 में क्या है, अपराधों की प्रकृति, जिनकी अपराधों की प्रकृति कैसी होंगी, तो अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे, गैर जमानती। कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे और कैसे होंगे, गैर जमानती अपराध होंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं धारा 33, धारा 33। धारा 33 में क्या है, धारा 33 कहती है कि जो संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना, यदि कोई जो संरक्षण अधिकारी था वो अपने कर्तव्यों का क्या करता, निर्वहन नहीं करता, उनको सही से नहीं करता। जैसे कोई आदेश दिया गया कि जैसे ही उसको क्या करता, जो क्या है संरक्षण अधिकारी है, उसको आदेश दिया गया कि 2 दिन वो कि उसको सूचना पहुंचाने का आदेश दिया किसके पास, प्रत्यर्थी तक, कि 2 दिन में सूचना पहुंचाओ, वो व्यक्ति नहीं पहुंचाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो चलिए उसी के लिए समझते हैं कि संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना, संरक्षण अधिकारी द्वारा, संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना, संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना है तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा भैया। उसके लिए क्या होगा, यदि कोई संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। वो क्या होगा, जो कारावास होगा, कारावास होगा, जेल होगी, वो कितना, 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा। कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा, जुर्माना होगा, वो कितना होगा, वो होगा 20,000 रुपए। 20 या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, एक चीज है कि इस पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इन पर केस नहीं कर सकते, इन पर केस डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या उन्होंने प्रावधान रख दिया है, क्या धारा बनाई है, नेक्स्ट धारा में बताया गया है कि यदि क्या करना है कि धारा 34 में कि यदि संरक्षण अधिकारी पर कोई भी कार्यवाही करनी है तो पहले क्या पूर्व में राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो इसको देख लेते हैं, धारा लिख लो इसको भी, धारा 34। धारा 34 में क्या कहा गया है, धारा 34 कहती है कि संरक्षण अधिकारी पर, संरक्षण अधिकारी पर कोई भी कार्यवाही करने से पहले, क्या है, कोई भी कार्यवाही करने से पहले कोई भी कार्यवाही करने से पहले क्या करना होगा, किसकी, जो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्या करने से पहले राज्य सरकार की क्या करनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ये चीज है। तो फिर किस पर, संरक्षण अधिकारी पर केस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अंतिम धारा पढ़ते हैं, धारा 37 की ओर चलते हैं। और धारा 37 में है क्या, नियम बनाने की शक्ति। किसके ऊपर, नियम बनाने की शक्ति। तो किसकी है, वो केंद्र सरकार की, क्या, नियम बनाने की शक्ति। तो धारा 37 में क्या है, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। किसकी, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। किसकी, केंद्र सरकार की, किसकी, नियम बनाने की शक्ति। तो इसमें क्या, केंद्र सरकार कोई भी क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। इसमें क्या, केंद्र सरकार कोई भी नियम बना सकती है, कोई भी नियम क्या कर सकती है, बना सकती है। क्या कर सकती है, कोई भी नियम बना सकती है।
ठीक है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन परंतु क्या कर सकती है? कभी भी बना सकती है। जैसे कैसे बना सकती है? जैसे मान लो कि अभी नियम की ज़रूरत है इस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे क्या सत्र नहीं चल रहा है, क्या सत्र नहीं चल रहा है, तो क्या कर सकती है? वो केंद्र सरकार क्या नियम बना लेगी, लेकिन जब सत्र चलेगा, जब भी सत्र चलेगा, तब उसको क्या होगा? सत्र चलने के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर-अंदर उसको क्या करना होगा? उसको 30 दिन के अंतर्गत दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में उसको पेश करना होगा। तो ठीक है, इसकी चीज़ को लिख लो। परंतु संसद सत्र संसद सत्र चलते ही कितने? 30 दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा? 30 दिन के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में क्या करना होगा? या दोनों सदनों में पेश करना होगा, या दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच, दोनों के बीच में रखना होगा। फिर वो अपनी वो क्या विचार विमर्श करके उसको कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमने अधिनियम पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, कोई हो सकता है जनहित याचिका, कुछ भी हम पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, अगले एक्ट में नई ऊर्जा के साथ चलते हैं।